सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। सो आज बहुत डिमांड के बाद बहुत लोगों ने मुझे बोला कि इंडियन पॉलिटी सर स्टार्ट करिए, इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करिए, इंडियन पॉलिटी में कॉन्सेप्ट किस तरीके से होना चाहिए, इंडियन पॉलिटी में फैक्ट्स कैसे याद करें, भारतीय राजनीति में किस तथ्य को क्या घटनाएं घटी थी, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको डिस्कस करने के बारे में काफी चीजें बातचीत करने को मुझे कहा गया था। तो इस टॉपिक में मैं एक नया अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, दैट इज इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी की मैं स्टार्टिंग भी कहां से कर रहा हूं, बिल्कुल वहीं से जहां से हमारा पार्टीशन स्टार्ट होता है, जहां से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, मैं वहीं से इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन किस तरीके से डेट वाइज। इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा, किस तरीके से घटनाएं घटी थी और किस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कहीं ना कहीं आपको यूपीएससी के एग्जाम में या कोई भी आप एग्जाम देने जाते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो उसमें इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं इंडियन पॉलिटी पार्ट 1 में, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। मतलब आप समझिए क्या है इसका मतलब। ये है कि चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग में हम जो कवर करेंगे वो किस चीज को कवर करेंगे कि किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां आई, भारत आजाद हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता है कि 200 साल तक अंग्रेजों ने हम पर गुलामी करी, 200 साल तक अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें आजादी कब दी, ये मैं आपको बता दूं कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को, 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 12:01 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, संविधान सभा के सत्र में उन्होंने एक स्पीच दिया था जिसका नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। हिंदी में बोलते हैं भाग्यवधु से चीर प्रतीक्षित भेंट। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी जो थी इन्होंने स्पीच दी थी, इसमें इन्होंने ये इंडिकेट कर दिया कि यस नाउ वी हैव इंडिपेंडेंट, अब हमें संभालना है। मतलब भारत अब आजाद हो चुका है, नई नवेली दुल्हन आ गई है, अब इसको संभालने की जिम्मेदारी जो है वो हम सबकी है। तो इस स्पीच का मतलब ये था। ये स्पीच 14-15 अगस्त की मिडनाइट को 12:01 पे दिया गया था। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ गया कि जब इंडिपेंडेंस हुआ इंडिया, लेकिन पार्टीशन की आग बहुत पहले लग चुकी थी, विभाजन का बहुत पहले से आग लग चुका था। उस दिन को याद करने के लिए मैं आपको बता दूं कि विभाजन की बात सबसे पहले कहां पर शुरुआत कर दी गई थी, कहां पर सबसे पहले आग लग गई थी, जब 1946 में कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट से 2 मिनिस्टर आए थे और उन्होंने एक भारतीय संविधान का आईन तैयार करने की मांग की थी। तो वो 1946 में ही आग लग चुकी थी। अब ये कैसे लगी थी तो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब आजाद हुए तो 2 बातों पर सहमति हुई। एवरीवन एग्रीड ऑन द 2 थिंग्स ड्यूरिंग द फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल। आजादी के समय में हमने 2 बातों पर सहमति करी। पहली बात कौन सी थी, देखिए पहली बात जो थी, आप देखिए बिल्कुल ध्यान से, पहली बात यह थी कि देश का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जाएगा। मींस एक फॉर्मेशन करेंगे किसका, गवर्नमेंट का, जो डेमोक्रेसी की तरह होगी, एक लोकतांत्रिक सरकार का हम गठन करेंगे। ठीक है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से पता है, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया गया शासन लोकतांत्रिक शासन कहलाता है। दूसरी चीज कहा गया कि भाई विकास किस स्तर का होना चाहिए, डेवलपमेंट किस वर्ग का किया जाना चाहिए, मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट किस तरीके का होना चाहिए। तो आजादी के बाद 2 बातों पर सहमति हुई। पहला, जो एक गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेंगे, एंड दूसरा डेवलपमेंट प्रोसीजर हम कौन सा फॉलो करेंगे। तीसरा टॉपिक, अब सवाल आएगा 3 चैलेंजेस ऑफ द नेशनल बिल्डिंग। अब जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके सामने 3 चैलेंजेस आए और वो चैलेंजेस आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 3 चैलेंजेस पे आपके सारे कॉन्सेप्ट बेस हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरीके से क्लियर होता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका हर एक टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए 3 चैलेंजेस मतलब राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां कौन कौन सी आई उसके बारे में हम बात करेंगे। तो राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियां थी वो किस प्रकार से थी, वो इस प्रकार से थी। आप कॉपी निकाल के इसको नोट डाउन करते रहिएगा, एक एक पॉइंट को जिस्ट में क्लियर करते रहिएगा ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके। सो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां में सबसे पहले चैलेंजेस ऑफ द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत जब आजाद हुआ तो उसके सामने सबसे पहली जो चुनौती आई थी वो एकता के सूत्र में बंधे रहने की चुनौती आई थी। अब एकता के सूत्र में बंधे रहने की जो चुनौती आई थी वो किस प्रकार से थी, तो जब भारत आजाद हुआ था तब 565 प्रिंसली स्टेट थे, 565 रजवाड़े थे। अब प्रिंसली स्टेट वो थे जिसपे राजा शासक करते थे, बट वो ब्रिटिश इंडिया के अकॉर्डिंग गवर्न किया जाता था।
तो 565 जो प्रिंसली स्टेट थे उन सब के सामने चुनौती आई कि किस तरीके से पार्टीशन के टाइम पर यह कहा गया था कि जो भी प्रिंसली स्टेट अपनी इच्छा अनुसार, जो भी प्रिंसली स्टेट अपनी इच्छा अनुसार इंडिया में रहना चाहते हैं इंडिया में रह सकते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जा सकते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, तो ये चैलेंजेस आए थे। 565 स्टेट्स को इंक्लूड करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था, एकता के सूत्र में बांधने की चैलेंज था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो मैं आगे और डिटेल में डिस्कस करूंगा। सेकेंड है, हमें एक डेमोक्रेसी मतलब एक लोकतंत्र सरकार की स्थापना करनी होगी। सरकार का जो प्रारूप होगा वो लोकतांत्रिक रूप से चलाया जाएगा, मींस स्टैब्लिश ऑफ द डेमोक्रेसी। हमें लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करनी होगी। थर्ड है डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इक्वालिटी, मतलब समानता के आधार पर विकास करना है। विकास किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि सभी वर्गों का, इक्वालिटी के बेस पर आप विकास करोगे। तो ये 3 चैलेंजेस हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पर आए थे जिसके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद आता है, अब समझिए बिल्कुल ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टू नेशन थ्योरी। अब देखिए टू नेशन थ्योरी क्या कहता है, इसको बोलते हैं हिंदी में द्विराष्ट्र मांग का सिद्धांत। टू नेशन थ्योरी ये वही थ्योरी है जिसके बेस पर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ये वही थ्योरी है जिसके बेस पर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। टू नेशन थ्योरी जो दी थी वो किसने दी थी? मुस्लिम लीग ने दी थी। अब मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906। इसको नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हेन द मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर जो थे वो सलीमुल्लाह साहब थे, ख्वाजा नवाब सलीमुल्लाह साहब। उसके बाद आगा खान ने इसको कंटिन्यू किया और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिम लीग का सबसे मेन लीडर माना गया इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ठीक है, तो टू नेशन थ्योरी ये कहता है कि भारत एक कौम का देश नहीं बल्कि 2 कौम का देश है, हिंदू से हिंदुस्तान और मुस्लिम से पाकिस्तान। इसी थ्योरी के बेस पर मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। इसी थ्योरी के बेस पर मुस्लिम लीग ने डिमांड करी कि एक पाकिस्तान हमें एक नया पर्टिकुलर फॉर्मेशन बनाकर दो। तो ये टू नेशन थ्योरी खिलाफ में 2 इंसान थे। कौन कौन से इंसान थे मैं बता दूं, हालांकि सभी खिलाफ थे, बट गांधी जी और खान अब्दुल गफार खान, ये दोनों ऐसे इंसान थे जो टू नेशन थ्योरी के खिलाफ थे। ये नहीं चाहते थे क्योंकि गांधी जी खुद चाहते थे। जब कैबिनेट की बैठक हुई थी 1946 में, तब गांधी जी से कैबिनेट के मिनिस्टर ने आके कहा था कि हम 2 आईन तैयार करेंगे, तो गांधी जी ने कहा नहीं, भारतीय संविधान का एक ही आईन तैयार हो गया और उससे ही सभी को गवर्न किया जाएगा। ये चीज मुझे उम्मीद करता हूं कि यहां तक टू नेशन थ्योरी आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन। अब देखिए बिल्कुल ध्यान समझिएगा, टू नेशन थ्योरी के बेस पर हमारा क्या हो गया? पार्टीशन हो गया। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा होगा टू नेशन थ्योरी के बेस पर। अब थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट आया था वो किस प्रकार का कॉन्सेप्ट आया था? प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन के बारे में अब हम बात करेंगे ना। प्रॉब्लम ऑफ पार्टीशन क्या है, मतलब विभाजन के समय में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई थी। तो मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी वो किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई थी? पहली जो सबसे बड़ी समस्या थी वो कौन सी समस्या थी कि ऐसा कोई भी एरिया नहीं था, ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां पे मुस्लिम मींस मोमडन जो हो वो मेजॉरिटी में हो। मेजॉरिटी का मतलब आप समझिए किसमें हो? मुस्लिम जो हो वो आपके किसमें? बहुसंख्यक में। पहला पॉइंट, पहली समस्या। दूसरा पॉइंट, हर मुसलमान पाकिस्तान जाने को राजी नहीं था, सारे मोमडन पाकिस्तान जाने को राजी नहीं थे। दूसरी समस्या। तीसरी समस्या जो सबसे बड़ी समस्या थी कि उस वक्त प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पर प्रेसिडेंसी हुआ करती थी। तो पंजाब और बंगाल 2 ऐसी प्रेसिडेंसी थी जहां पर मुस्लिम बिल्कुल ही नहीं थे। और चौथी जो सबसे बड़ी समस्या आई थी, चाहे वो पाकिस्तान की समस्या हो चाहे वो हिंदुस्तान की समस्या है, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों को कहां रखा जाए, अल्पसंख्यकों को कहां जाना चाहिए। तो ये 4 समस्याएं जो थी हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। अब कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन क्या हुए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस तरीके से पार्टीशन हुए थे। आपने गदर मूवी देखी होगी सनी देओल वाली, तो उस मूवी में जितने भी इंसिडेंट हुए थे वो सारे के सारे चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो। तो मारकाट हुआ, ठीक है, नरसंसकता हुई, ठीक है। इसके अलावा क्या क्या चीजें हुई, जैसे आप ये कह सकते हो इसके अलावा जो हुई जबरन नसबंदी हुई, ठीक है। इसके अलावा दंगे, कम्युनिज्म फैले, ठीक है, हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे भड़के। ये सारे के सारे आप ये कॉन्सिक्वेंसेस में आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानना चाहिए कि अब क्या हुआ कि जब हमने तीनों अपने जो चैलेंजेस थे उसको फुलफिल कर लिए। पहला,
अच्छी तरीके से क्लियर कर दूं मैं, पहला जो आपका था वो इंटीग्रिटी के बारे में बात करता था, एकता के बारे में, दूसरा लोकतंत्र कायम करने का, ठीक है, और तीसरा जो था आपका विकास की चुनौती थी। अब सवाल ये आया फॉर्मेशन ऑफ स्टेट के बारे में आया कि राज्यों का गठन किस तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। तो राज्यों का गठन किस प्रकार से किया जाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में क्या प्रोविजन था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट में यह प्रोविजन था कि एक SRC मींस स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन को स्टैब्लिश किया गया 1953 में, और ये 1953 में जिसे बोलते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई, और इस राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की प्रमुख सिफारिशें ये थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का नामकरण किया जाना चाहिए। मींस राज्यों का, स्टेट्स का जो आप नाम दोगे वो लैंग्वेज के बेस पर दोगे आप। तो भाषा के आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा राज्य बना था, 1952 में आंध्र प्रदेश बना था। 1952 में कौन बना था, आंध्र प्रदेश बना था। उसी के बाद से ये SRC का रिकॉग्निशन होने लगा, ठीक है। यहां तक मुझे फैज अली साहब जो थे उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उस टाइम पर, तो उनके नेतृत्व में, 2 और जजों के नेतृत्व में इसको SRC को बनाया गया था। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूं। तो जब 565 रजवाड़ों को, प्रिंसली स्टेट को जब इंडिया में इंक्लूड किया जा रहा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल था वो किसका था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या करा था कि एक एक्ट बनाया था जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या कहता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ये कहता है कि कोई भी रजवाड़ा, कोई भी प्रिंसली स्टेट अगर उस पर साइन कर देता है तो उसको इंडियन टेरिटरी में इंक्लूड होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी था कि इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो स्वायत्ता के मांग पे भी राजी थी। अब स्वायत्ता मतलब ऑटोनॉमस, इंडिपेंडेंस देने के लिए भी राजी थी। एग्जांपल के लिए मैं बता दूं आपको, जम्मू कश्मीर के बारे में बता दूं मैं आपको, ठीक है। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट था जहां पर फॉर्मेशन के बारे में बात की गई थी। तो आप बिल्कुल ध्यान से, 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने क्या कर रखा था, 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिन्होंने सबसे ज्यादा नाक पे दम कर रखा था। पहला मणिपुर, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर एंड हैदराबाद। तो देखिए मणिपुर में राजा बोधचंद्र थे, बोधचंद्र जो थे वो मान गए, बाद में तो निर्वाचन करवाया गया, इलेक्शन करवाया गया और फाइनली वहां पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। हैदराबाद में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी कि हैदराबाद का जो निजाम था वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था, बट हैदराबाद की जो जनता थी वो किसमें शामिल होना चाहती थी, वो किसमें शामिल होना चाहती थी, वो जो शामिल होना चाहती थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी। इसीलिए हैदराबाद में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर क्या करा कि वहां पर आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया निजाम के खिलाफ उन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट कर दिया। और फाइनली फिर निजाम ने क्या करा कि लोगों पर अत्याचार करने स्टार्ट कर दिए, उसने अपने एस्टिनेशन भेजने स्टार्ट कर दिए, रजाकार भेजने स्टार्ट कर दिए। और फाइनली जब लोगों ने भारत सरकार से मदद मांगी तो निजाम को पकड़ा गया और फाइनली निजाम ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करा और फाइनली वो इंडिया में इंक्लूड हो गया। सेम जम्मू कश्मीर में राजा हरि सिंह थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर पे आपको पता 1947 में गोरिल्ला वॉर हुआ था, पाकिस्तान ने ऑलरेडी हमला कर दिया था, जम्मू कश्मीर को अपना पार्ट मान रहा था। तो राजा हरि सिंह के सामने कॉन्सेप्ट रखा गया, तो राजा हरि सिंह इंक्लूड होना चाहते थे, बट वहां की पब्लिक जो थी उस तरीके से इंक्लूड नहीं करना चाहती थी, तो उन्होंने स्वायत्ता की मांग करी, ऑटोनॉमस की मांग करी, ठीक है। तो 14 मई 1952 को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से फाइनली जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल स्वायत्ता दी गई प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो ये 4 ऐसे प्रिंसली स्टेट थे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतने कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में आगे की मैं इंडियन पॉलिटी को कवर करूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि हर एक फैक्ट्स को कवर करूं, जैसे 1950 में क्या हुआ, 1951 में क्या हुआ, 1950 में फर्स्ट इलेक्शन कमीशन करवाया गया, 1954 में पंचशील समझौता हुआ 29 अप्रैल को, 1955 में क्या हुआ, 1956 में सेकंड प्लानिंग कमीशन बनाया गया, 1957 में सेकंड जनरल इलेक्शन करवाया गया, ठीक है। तो मैं हर एक फैक्ट्स को इंडियन पॉलिटी में आपको डिस्कस करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छी तरीके से मैं समझाने में आपको सक्षम हो गया हूं तो मुझे एप्रिसिएशन करने के लिए, मुझे प्रोत्साहन करने के लिए कमेंट बॉक्स में ये लिखिए कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं, पहली चीज। दूसरी चीज मैं ये चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि अगले वीडियो में मैं आपको और अच्छे से कुछ नॉलेज दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच।